हेरिटेज, अपना रूट, अपना सिल्क रूट। सिल्क रूट को बेस बनाकर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का साम्राज्य शुरू कर दिया। क्या बताया था? ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, आपको बता चुका हूं, ये उसका बेस है। और पूरी दुनिया ने कहा नहीं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं। बोलो ये देखो 2500 साल पहले से हम व्यापार कर रहे थे, क्यों ना करें? क्योंकि वो अपने कल्चरल सेटअप के साथ जुड़े हुए हैं। आपको कुंफू का एग्जांपल दिया था। कलारी पट्टू नहीं पता होगा हमें, कुंफू हर बच्चे को पता होगा। कलारी पट्टू के एक योद्धा का नाम मुझे याद दिला दो। लेकिन तुम्हें जैकी चेन के बारे में पता होगा, ब्रेटली के बारे में पता होगा, ब्रूस ली के बारे में पता होगा, है ना? इस क्लास में हर व्यक्ति को पता होगा। कलारी पट्टू के एक योद्धा का नाम बता दो। हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ भी नहीं। बड़ी प्यारी लाइन है, किताब लिखी जा सकती है इस पे। तो ये हमारी स्थिति है, हम अपने बारे में नहीं जानते और हम दुनिया भर के बारे में जानते हैं। तो ये स्थिति, तो इसने क्या किया? अपना बेस बना लिया। आज कभी जाके पढ़ना कुंफू की फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। चाइनाज मार्शल आर्ट इंडस्ट्री $1 बिलियन के ऊपर निकल चुकी है। $1 बिलियन, मतलब उनका दबदबा है। शाओलिन में लोग पैसा, बड़े बड़े आदमी शाओलिन टेंपल जाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। वो रहस्य रोमांच से भरी हुई चीजें हैं, हम कभी नहीं बता पाए दुनिया को। वेस्ट ने क्या किया? डिक्टेटरशिप कर ली नॉर्म से। सारे यही माई बाप हैं, हम तुमसे कह रहे हैं मानवतावादी है, हाँ ये, और हमारे लोग भी वहीं से पढ़ लिख कर आए, उन्होंने वही सारी चीज। इसने नैरेटिव सेट कर लिया। भारत को अपना नैरेटिव सेट करना था, लेकिन भारत ने क्या किया? वेस्ट के ऊपर रिलाय कर दिया। वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। हो गया बेड़ा गर्क हमारा। और हमने अपने सारे जितने भी हमारे चीजें थी वो हमने क्या किया? झगड़े में फंसा के बर्बाद कर दिया। तो एस जयशंकर साहब कहते हैं लेसन फ्रॉम महाभारत, यानी कि महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आईआर बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। याद रखना, आप लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हो, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है ये समझना बहुत मुश्किल है। वो फिगर याद है ना? वही है सारी चीजें। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वही वाली दिक्कत हो गई। यहां पता ही नहीं चल रहा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जिससे लड़ रहे हैं शाम को उसे तेल खरीद रहे हैं। इधर हम जो है चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, उधर सबसे ज्यादा हमारा व्यापार घाटा उसी के साथ लगा हुआ है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत प्यारा लेसन देते हैं कि आईआर इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो इसको समझे कैसे। तो कहते हैं महाभारत से क्या सीख लेते हैं। कहते हैं डिटर्मिनेशन टू इंप्लीमेंट की पॉलिसी विदाउट बीइंग डिस्करेज बाय द कोलेटरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन। अब इसको समझो क्या कहते हैं। महाभारत की जब शुरुआत होती है तो भगवत गीता का पहला जो अध्याय है उसको क्या कहा जाता है? अर्जुन विषाद योग। पहला जो चैप्टर है अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। तो अर्जुन क्या होता है? सामने गांडीवधारी सबसे बड़े धनुर्धर, वो क्या होता है? अपना गांडीव रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि उनको युद्ध के परिणामों के बारे में डर आ जाता है। कहते हे केशव, कृष्ण को कहते हैं जो उनके सारथी हैं, हे केशव सामने मेरे पितामह हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे गुरु द्रोण खड़े हैं, मैं इन पर तीर कैसे चलाऊं? मैं युद्ध जीत के भी क्या करूंगा? जब आप अर्जुन विषाद योग पढ़ते तो उसमें कहते हैं कि मैं युद्ध जीत कर क्या करूंगा? ये जो धरती जीत भी लूंगा, मैं इस धरा का मालिक भी हो जाऊंगा, तो यहां पर मेरे बंधु बांधव कहां होंगे? मेरे सखा, मेरे गुरुजन कहां होंगे? इस युद्ध में तो सबके प्राण चले जाएंगे, क्योंकि प्राणों को लेकर ही मैं जीत पाऊंगा। तो मैं युद्ध क्यों लड़ूं? वो क्या कर देते हैं? वो विषाद यानी दुख से भर जाते हैं और वो गांडीव रख देते हैं। तो कृष्ण आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि ये जो युद्ध है यहां ना कोई तुम्हारा है ना कोई पराया है। तो कहते हैं कि आत्मा न पैदा होती न मरती है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। फिर वो अपना विराट रूप दिखाते, देख सब कुछ, ये जीवन मुझसे शुरू है, ये मृत्यु मुझसे है, सब कुछ मेरे में समाहित है। ये जिनको तुम मारने जा रहे हो पहले मर चुके हैं। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम धर्म का पालन करने आए हो, और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। क्योंकि वो जो सामने वो लोग हैं वो अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। इट डजंट मैटर कि वो तुम्हारे बंधु हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पितामह हैं, कोई भी है, ये अन्याय की साइड में खड़े। उन्होंने नैरेटिव को चेंज किया और इन्होंने नैरेटिव को क्या बताया कि ये न्याय वर्सेस अन्याय की लड़ाई है। क्लियर है? तो नैरेटिव सेट किया। जब नैरेटिव हमें समझ में आ जाता है तो हम उसके साथ एकत्र हो जाते हैं। जैसे अमेरिका ने किया कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, अरे तुमसे किसी ने बताया कि अलकायदा को तुम्हें बेटा शुरुआत में फंडिंग और हथियार दिया किसने? ओसामा बिन लादेन को रशिया के खिलाफ खड़ा किसने किया?
अमेरिका ने। आज जब वो आके तुम्हारे ऊपर लड़ गया, तुम्हारे लोगों को मार दिया उसने, तब तुमने एक नैरेटिव सेट किया कि आतंकवाद की इस लड़ाई में या तो मेरे साथ या मेरे खिलाफ। सेम उसने जो काम किया अमेरिका ने, यही स्टेटमेंट है जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, पढ़ लेना कभी जाके इंटरनेट पे चेक कर लेना, कि बोला तटस्थ रहने से काम नहीं चलेगा, या तो मेरे साथ या मेरे खिलाफ, और पूरी दुनिया को झोंक दिया उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। मार डाला कितने लोगों को उसने, नैरेटिव सेट किया। तो कहते हैं कि जब किसी राष्ट्र को अपनी मुख्य बातों को धारण करना होता है, मान लो की पॉलिसीज है, हु वी आर, तो हमने कहां से शुरुआत की थी? गोथे से। गोथे ने कहा था कि इस संसार में जो अपने अतीत को नहीं जानता वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, चाहो तो वहीं पे मेंशन कर लेना, इजराइल। इजराइल, पढ़ना कभी इजराइल के बारे में, बड़ा अद्भुत सा देश है। इजराइल के एक एक बच्चे को सिखाया जाता है कि ज्यूज के खिलाफ कितना अत्याचार हुआ है। एक एक बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि दुनिया में तुम कहीं भी रहोगे, तुम भले चाहे इजराइल से पसंद करो ना करो, ये डजर अभी थोड़े समय के लिए तटस्थ होकर इजराइल को सिर्फ एक देश के रूप में समझो, कि उसके एक एक बच्चे को बताया जाता है कि ज्यूज के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, होलोकास्ट हुआ है, मार दिया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको। तो एक एक बच्चे को बताया जाता है कि तुम्हें अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए सामूहिक रूप में एक साथ रहना। तो दुनिया के किसी भी एजेंसी बनाई गई, मोसाद, केदौन, उनकी असैसिनेशन यूनिट है, उनका एक ही लक्ष्य है कि जहां पर भी दुनिया में अगर यहूदी के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हुआ, ढूंढ के मारेंगे, चाहे 10 साल ढूंढे, चाहे 20 साल ढूंढे, मारेंगे तुम्हें। वो पूरी दुनिया में जाकर उस देश में घुस के असैसिनेशन करके आता है। कभी पढ़ना, रहस्य रोमांच से भरा हुआ है उनके पूरी कहानी। ऐसे ऐसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए ऐसे ऐसे असैसिनेशन किए हैं उन्होंने जिसकी कोई हद नहीं, कि जो इजराइल के अस्तित्व पे खतरा हो सकता था, घुस घुस के मारा है उनको। वेट नहीं किया, पानीपत सिंड्रोम उनके यहां नहीं था, सिर्फ हमारे यहां था कि हम वेट करते हैं, पहले हमारे देश में बम फोड़ लो फिर हम तुम्हें ढूंढेंगे। तो ये नैरेटिव चेंज हुआ। इजराइल को पढ़ना कभी ध्यान से कि कैसा देश रहा है। तो कहता है कि राष्ट्र की अपनी की पॉलिसीज होती हैं। तो आप पहले जानो तो हम हिंदुस्तानी हैं क्या, हमारी पॉलिसीज क्या हैं। ठीक है, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज ध्वस्त करने जा रहा हूं, जो हमें बहुत सालों से सॉफ्ट स्टेट का हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है, भारत सॉफ्ट स्टेट, सुना होगा ना तुमने। मैं भी वो ध्वस्त करने जा रहा हूं। इसको एस जयशंकर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया है कि डिटर्मिनेशन टू इंप्लीमेंट की पॉलिसी विदाउट बीइंग डिस्करेज बाय द कोलैटरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन। यही पिछले कुछ सालों से हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि आपको अपनी मुख्य बातों को निर्धारित करना, उसको लागू करना, बिना इस बात के डर के कि इसका परिणाम क्या होगा, बिना इस बात के डर के कि इसका परिणाम क्या होगा। और जरा मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, नाटो के सारे देश हो गए कि भारत भी यूक्रेन का साथ दे और रशिया का विरोध करे। भारत जाता है रशिया से तेल खरीद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि युद्ध में खर्चा बढ़ेगा, इसके पास बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है, यही मौका है, किसी भी दाम पे खरीद लो। ये पहले का भारत नहीं है। पहले का भारत, वेस्ट ने कहा अरे ये गलत है, भारत में हाँ ये गलत है, गलत है, क्योंकि वो अपने इसमें क्या वो कहते हैं, बीइंग विदाउट बीइंग डिस्करेज, हतोत्साहित नहीं होना कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, बाय द कोलैटरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन, कि मैं जो एक्शन ले लूंगा इसका क्या परिणाम होगा ये तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया सोचती रहे, कमजोरों का काम है सोचना, ताकतवर तो एक्शन लेता है। एक्शन ले लिया, यूरोप में पूछा, बोला मिस्टर जयशंकर कि रशिया से आप तेल खरीद रहे हैं, मानवतावादी कितना नुकसान हो रहा है। बोले यहाँ बोले यस। अब उसके हाथ में लगा था, पहले डरा कुचला इंडियन पहुंचेगा, वो बेचारा अंग्रेजी 4 क्वेश्चन में बड़े बड़े भारी सब लोग डर जाएगा। ये पढ़ा लिखा आदमी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का जबरदस्त एक ऑफिसर, इतना काम किया इसने ग्राउंड लेवल पे। बोले यहाँ एक बड़ी फेमस लाइन बोल दी, मिस्टर निकलो इस मेटल ट्री से। पहले तुम्हें जो लगता था ना कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, तुम छीको तो पूरी दुनिया छीके, तुम खांसो तो पूरी दुनिया खांसे, और दुनिया की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन कितनी फेमस हुई, ये वहीं से निकल कर आया। अमेरिका का एक नियम है काटसा। तो भारत को यह था कि भाई इधर चाइना इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले जब देखो तब मिसाइल दाग देंगे, मिसाइल दाग देंगे, और कोई भरोसा थोड़े ना उनके वहां कौन सा स्टेट है कौन सा नॉन स्टेट है पता ही नहीं चलता। कल को पता चला कि हाफिज सईद बैठा हुआ है, बोला हम सोच रहे हम ही रक्षा मंत्री हो जाए, वहां कुछ नहीं पता है। अब मान लो एक आध मिसाइल दागी ने, फिर पगलेटों को कोई भरोसा थोड़े ना है, बोले बहुत दिन से खाली पड़ी है, एक्सपायरी होने वाली है, छुड़ा ही देते हैं।
आपको जो है वो डिफेंस सिस्टम चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रशिया के पास S-400 था। अमेरिका का एक नियम है कि रशिया के साथ अगर आप डिफेंस टाई करोगे तो काटसा के आपके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे। अमेरिका ने भारत को धमकाया कि देखो हम तुम्हारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाइना के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई में भाग दे रहे हैं। भारत का सब ठीक है, थोड़ा किनारे रहो सर, अभी नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है। तुम दोस्ती निभाने के बाद में आओगे जब हमारे ऊपर बम गिर जाएगा। चाइना कुछ डाल दे, पाकिस्तान कुछ कर दे, दुश्मनों से घिरे पड़े। तुम्हारे पास तो आसपास एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, तुम तो चौड़े होकर घूम रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई दुश्मन नहीं है। एक बेचारा मैक्सिको था, वो लोग कमाने खाने आते तो तुमने बीच में स्टील की दीवार खड़ी करा दी। हम कहां जाएं भाई, हम कहां जाएं? तो क्या हुआ? यही बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो होंगे। ताकतवर राष्ट्र अपने निर्णय ले लेता है, ले लेता है। ये बहुत उभरते हुए भारत की तस्वीर है।